हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सेम 2 की शुरुआत हमारे धमाकेदार सिलेबस के डिस्कशंस के साथ कल की क्लास में हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें सिलेबस के अंतर्गत हमने देखा कि हमें जनरली 2 पेपर पढ़ने की जरूरत था। उसमें से आज हमारी पेपर 1 की जो टॉपिक होने वाली है उसकी शुरुआत करने वाले हैं हम। पेपर 1 में अगर हम बात करें तो पेपर 1 में हमें 2 टॉपिक पढ़ना था। पहला की अगर हम बात करें तो हम लोगों को पढ़ना था डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है जी। और दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना था वो है हमारा वेक्टर कैलकुलस। तो कहीं ना कहीं इन दोनों टॉपिक में से कोई ना कोई तो हम लोगों को आज शुरुआत करनी ही करनी थी। तो हम लोग सिंपली जहां से सभी की कमांड बनेगा और उस कमांड के थ्रू हम लोग आगे के कंसेप्ट को भी बहुत विस्तार पूर्वक से पढ़ सकते हैं। इस वजह से आज की हमारी जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड स्टार्ट होने वाली है। और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत और या वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो हमें कुल मिलाकर के 4 यूनिट पढ़ने की जरूरत था। कितने यूनिट? तो 4 यूनिट। उसमें से आज हम यूनिट 1 पर चर्चा करने वाले हैं। और यूनिट 1 में कौन सा टॉपिक था? तो यूनिट 1 में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स के टॉपिक्स थे। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स के अगर हम लोग के पास टॉपिक्स थे, इसका मतलब है कि आज हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे, एक एक चीजों पर बात करेंगे। जो हम लोग डेरिवेटिव सीखते हैं उसके अलावा भी पार्शियल डेरिवेटिव की क्या यूज है, कैसे हम बना सकते हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो बेहतरीन ढंग से आज की शुरुआत करते हैं हम लोग शानदार तरीके से डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत पहला यूनिट यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स का ये टॉपिक। हेडलाइन डाल दीजिएगा, आज के डेट आप मेंशन कर दीजिएगा। डेट के साथ साथ ये लेक्चर 1 चल रहा है हमारे पास, तो सीधा सीधी ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को बारीकी से तमाम चीजों पर कंसेप्ट बना करके चल सकते हैं। आ जाइए, जैसा हम लोगों का पार्शियल डेरिवेटिव्स जिसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये यूनिट 1 में पेपर 1 का टॉपिक है। आ जाइए जी, विस्तार पूर्वक से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव्स की बात करें, ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं तो पार्शियली डेरिवेटिव्स की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ा, उन तमाम चीजों पर यहाँ पर पहले चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे कि आखिर पार्शियली डेरिवेटिव्स निकालते कैसे, उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। तो सपोज हम यहां से शुरुआत करते हैं। मान के चला जाए कि y इक्वल टू, अगर आपके पास fx दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? fx, ठीक है जी। अगर हम इसका एक बार डेरिवेटिव अगर आपसे पूछे तो y का सीधा सीधी कहोगे dy बाई dx और f का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधी f डैश x हो जाएगा। ये बातें आपको पता है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स के रूप में अगर आपको लेकर के अगर दिखाएं तो देखो, एग्जांपल्स के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स है और इसका अगर हम डेरिवेटिव पूछे तो dy बाई dx साइन एक्स का डेरिवेटिव सीधा सीधी cos x हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को? ठीक है जी, इतनी बातें सभी को क्लियर है। मांजरा यहाँ तक तो ठीक ठाक था, हम यहाँ तक तो डेरिवेटिव जान ही जाते हैं। इसके अलावा nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी फर्स्ट ईयर में पढ़ी ली है सर, तो इसमें नया चीज क्या है वो थोड़ा समझा दीजिए। तो जरा सा देखो, जैसे ही हमारे पास y इक्वल टू fx है, यहाँ पर x का हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं, x का हम कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। इस वजह से हम इस x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एक एक चीजों को क्लियर करेंगे, दिमाग को एकदम शांत रख के हल्ला गुल्ला ना करते हुए बहुत प्यार से देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। y को हम यहाँ से डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया जैसा जैसा हम x डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको y मिलता है, इस चलते हम इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल्स के रूप में अगर भी आप देखना चाहते हो तो मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है। अब x के जगह पर आप कोई भी एंगल रख सकते हो, जैसे 0 डिग्री रख दिया, कोई 30 डिग्री रख दिया, कोई 45 डिग्री रख दिया, कोई 60 डिग्री रख दिया, कोई 90 डिग्री रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जैसा मूड किया वैसा एंगल उठा उठा करके रखना शुरू कर दिया। तो x को हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि भैया आप जो हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी आपको डालने में हम लोगों को कोई बात की फिक्र उकर नहीं है। आपके साथ हम लोग यहाँ पर जो मर्जी वो एंगल उठा उठा करके यहाँ पर डाल रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 0 डालोगे y का वैल्यू सीधा 0, 30 डालोगे y का वैल्यू सीधा सीधी 1/2, 45 डिग्री डालोगे 1/√2, क्योंकि 45 डिग्री साइन के अंदर है तो 1/√2 देगा, 30 डिग्री डालोगे तो 1/2 देगा। अब देखो x की जगह पर तो हम कोई भी वैल्यू डाल पा रहे थे,
कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जैसा डाल रहे थे उसके अकॉर्डिंग y हमको अलग अलग मिला, यानी ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड हो गया, तो x पे डिपेंड हो गया। जैसा डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड हो गया। तो हम इसको कहते हैं कि भैया आप जो हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है जी, ऐसा बात है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझना है तो यूं समझो कि मान के चला जाए कि जी आप सुबह उठे, जो मर्जी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कब तक सो रहे हो, गाना गा रहे हो, घूमने चले जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है जी। लेकिन आपकी मम्मी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बेटा इतना बजे उठना, इतना बजे घर आ जाना, ये समय खाना खाना, आप डिपेंड हो गए। क्लियर है बात है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि अगर हम एक्स के जगह पर कुछ वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हैं, कुछ वैल्यू, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y x के अकॉर्डिंग हम लोग को मिल रहा है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां तक हम लोगों ने एक बात तो सीखी कि भैया x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया। और ऐसा अगर आपके पास है तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ जी इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, x कितना है, तो आप कहोगे सर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है सर, तो यहां भी कहोगे कि सर 1 हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतनी बातें हम लोगों को क्लियर है। और यहां तक आराम से आप डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लगा करके dx लगा करके डेरिवेटिव कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गड़बड़ वाली बात कहां से शुरुआत होती है और चर्चाएं कहां से हमारे लोग की स्टार्ट होती है, वो ध्यान से समझना। मान के चला जाए कि u इक्वल टू हम लिख दिए f(x,y) का फंक्शन, f(x,y) का फंक्शन। अब यहां पर बात ये होगी कि जैसा जैसा हम यहाँ पर x और y का वैल्यू डालेंगे उसको अकॉर्डिंग हम लोगों को u का वैल्यू मिलेगा। क्लियर है बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x और ये जो y आप देख रहे हैं ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। और उसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा आप x y डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको u मिलेगा। इसका मतलब ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आराम से चर्चा कर रहे हैं, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से सीखते चले जाइए, शुरुआत में है। क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ पर क्लियर करेंगे, आपको वेक्टर में भी यही सेम टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये आपको बहुत बारीकी से क्लियर कर लेनी चाहिए। क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 2 है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे सीधा सीधी सर 1 है। क्लियर है इतनी बात। चलो एक बात और लिखते हैं। चलो u इक्वल टू f(x,y,z) अगर हम ऐसा लिखते हुए चल रहे हैं। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है, तो x y z तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दिस केस अगर कोई पूछे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, तो 3 है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, तो हम कहेंगे भैया 1 है। उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, दुख दर्द तकलीफ नहीं। चलो थोड़ी बहुत और चर्चाएं करते हैं। आप बोलोगे सर कितना बोरिंग करवा रहे हैं। अरे रुको भाई, क्यों हड़बड़ाते हो, कहाँ जाना है, कहीं तो जाना है नहीं, आराम से सीखते चलो। u इक्वल टू हमने एक बार फंक्शन u लिखा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ठीक है जी, ऐसा लिख दिया। अब यहां पर अगर कोई आपसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछे तो हम कहेंगे 1 2 3 डॉट डॉट n तक है, यानी यहां पर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है। अगर u की बात करें तो मात्र u ही हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बात इतनी। तो कुल मिलाकर के हमने सीखा कि इस वाले फंक्शंस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा 1 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की अगर संख्या देखें तो हमारे पास n है। क्लियर है बातें, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, सभी चीजें क्लियर है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी अगर आपको देते हैं, थोड़ी बहुत इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई साहब जितनी ज्यादा चर्चाएं करेंगे उतनी ज्यादा आपके पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं चल रहा है कि एकदम शॉर्ट में आपको केवल सिखा दिए और छोड़ दिए, नहीं, यहाँ पर पूरी कमांड आपको बनाने की जरूरत पड़ेगा और वही कमांड आपको यहाँ पर बनवा रहे हैं। देखो जी, जैसे हम u इज इक्वल टू अगर हम ये लिखें, एक पहला प्रॉब्लम u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर देखो आप, या इसमें कुछ बहुत और ऐड कर देते हैं 2xy। अब यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास इसमें 2 है, x और y। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कितना है, तो 1 है,
ये ध्यान रखिएगा। चलो एक इक्वेशन और लिखते हैं, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब प्लस में 3xyz। अगर कोई पूछे कि भाई साहब बताओ इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 3 है, और यहाँ कितने हैं सर, u है जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पर x y और z की वैल्यू x और y की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग u की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा। इसमें x y z की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग u की अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस बात। तो हमने कहा कि भैया इस बार जो है वो आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक वेरिएबल है डिपेंडेंट, यहाँ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर ये ऐसा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से कंसेप्ट को हम ये समझ करके चल सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पर 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पर अगर हम ये इसकी बात करें तो हमारे पास 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है, इतनी बातें थी। ठीक है, तो चर्चा अब करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की। आ जाइए जी। देखो, जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि मान के चला जाए कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, आराम से dy/dx निकाल दो, कोई टेंशन, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है, तकलीफें नहीं है। जैसे मान लो कि आपके पास एक बकरी है, एक बकरी को एक कटोरी में खाना दे दो, कोई दिक्कत नहीं हो, बकरी जब चाहे मन से खाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से खाएगा, आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात जब यहां पर हो जाती है क्या कि मान लो कि किसी फंक्शन के अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, 2 या 2 से ज्यादा, मान लो कि 3 हो या 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो होगा क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर सवाल उठ जाएगा कि आखिर हम डेरिवेटिव करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में। या अगर मान लो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x y z, तो हम पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, कि z के रिस्पेक्ट में, और करेंगे तो कैसे। जैसे मान लो कि ये आपके पास 2 बकरी है और एक कटोरी में खाना दे दो, तो मार फैटाफैटी लड़ाई करेगा वो लोग। तो ऐसे में आपके पास एक दिमाग लगाना होगा कि हम कैसे करेंगे कि दोनों बकरी खाना भी खा ले और लड़े भी ना, इस तरीके की समस्या है। सेम लाइक दिस यहाँ भी है कि आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जब भी आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होकर के आएगा कि आखिर हम डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे और किसको पहले करेंगे और तरीका करने की क्या है। या 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके अंदर इसको डेरिवेटिव करने की क्या तरीका है। या मान लो कि आपके पास n यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या मान लो 100 को आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अलग 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 x y z t l m n o p, सबके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तब क्या आइडिया है डेरिवेटिव करने के, इन तमाम कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ही हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं। बातें क्लियर, इतनी बातें समझ लो। यानी एक से ज्यादा अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो ही हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं डेरिवेटिव को निकालने के लिए। बात आइडिया क्लियर है। शॉर्ट में अगर हम नोट पॉइंट में अगर आपके पास लिख दें तो यहां पर देख लो पार्शियल डेरिवेटिव के व्हाई वी आर यूजिंग अ पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव की जो हम लोग यूज होता है, ठीक है, उसकी कब यूज होता है, जब आपके पास मोर देन 1 इंडिपेंडेंट अगर आपके पास वेरिएबल है तो इन दिस केस आपको यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव की कॉन्सेप्ट यूज करते हुए चलना पड़ता है और आप इसके यूज से ही किसी भी फंक्शंस को डेरिवेटिव कर सकते हो। जस्ट लाइक दिस, इस तरीके का फंक्शन हो, यानी कि एक्स वाई जेड का टर्म हो या एक्स प्लस वाई स्क्वायर का टर्म हो, तो फिर आप डेरिवेटिव कैसे कर सकते हो। इन तमाम चीजों के कंसेप्ट के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं। पहले बात तो क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। बात तो उतनी अगर क्लियर हो जाती है भैया हम क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्लियर हो गया तो फिर तो वो करने में जो तगड़ा मजा आने वाला है ना वो आपके साथ होगा ही होगा। ठीक है जी, कैसे करेंगे वो तो हम बात की बात करेंगे, लेकिन इतनी बातें क्लियर हो गया कि भैया अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव की चर्चा कर रहे हैं, यानी अगर हम यहां पर जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं पार्शियल
पार्शियल डेरिवेटिव के जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वो हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि एक फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जस्ट लाइक दिस एक्स वाई जेड, या हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से भी एक्स वाई जेड टी यू वी, इस तरीके का बहुत सारे अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक सेकंड यहाँ यू वी को हटा देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम इतनी बातें कर सकते हैं कि इससे ज्यादा तो फिर हम लोग आगे जा करके भी बात करेंगे, लेकिन सीधा सीधी अगर हम बात करें तो एक फंक्शन है, एक फंक्शन में दो या दो से ज्यादा, या यूं कह लो कि एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम किसकी यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव्स का, किसी भी इस तरीके का फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब आइए जी कैसे करते हैं, किस तरीके से इसके मेथड को यूज करते हैं, उस पर आपको आप सिखा देते हैं ताकि आप यहाँ पर बहुत बारीकी से चीजों को समझ सकते हैं। तो अब हम फाइनली बात करते हैं मेथड पर। बात क्लियर अगर इतनी हो चुकी है कि अगर आपको किस तरीके से करना है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। मेथड पर चर्चा करते हैं कि आखिर करेंगे तो आखिर कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इन दिस केस अगर मान लो कि आपके पास इस तरीके का दो फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जब आप इसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखिएगा, पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा टेढ़ा करके। अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके हम इस चीजों को बनाते हैं। फिर अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम जेड के रिस्पेक्ट में अगर चल रहे हैं तो फिर हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल जेड, ऐसा हम लिखते हुए चलते हैं। थोड़ा सा अगर इसके सिंबल को देखें तो पहले ऐसे करते हैं, फिर यू डालते हैं और नीचे में ऐसा एक्स करते हैं। इतनी बातें क्लियर है। ये सिंबल है जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी थी, तो वो हमने चर्चा करके आपको बता दिया कि अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जेड के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये मंजरा क्या है, उस मंजरा को कैसे करना है, किस तरीके से करोगे, उन तमाम चीजों पर। तो पहले हम लोगों के पास दो फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी कहानी है जिसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मान लो जी कि आपके पास इस तरीके की दो बकरियां हैं, ठीक है, वो वही वाला कहानी। सपोज ये आदमी टाइप से बना दे रहे, लेकिन सपोज कर लेना कि ये आपके पास दो बकरी है और ये दो बकरियों को आप एक कटोरी पर खाना दे रहे हो। अब जैसे ही आप इस कटोरी पे खाना दोगे, वो तो आपके जैसा समझदार है नहीं कि पहले आप खा लो फिर हम खा लेंगे, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। वो क्या करेंगे कि सीधा सीधी वो लड़ना चालू करेंगे। इसके वजह से क्या होगा कि खाना भी नीचे गिरेगा, जो घास पुआल जो भी कुछ भी आप दोगे वो खाना नीचे गिरेगा। लड़ झगड़ करके खाना भी बर्बाद करेंगे और आप उन लोग का पेट भी नहीं भरेगा, आप भी परेशान, वो लोग तो ऑटोमेटिक परेशान ही होंगे। तो इन दिस केस अब आप मालिक हो तो कुछ ना कुछ आइडिया लगाओगे। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, कि एक बकरी को पकड़ोगे हाथ में और दूसरा को खाने दोगे, और जब उसका खाया हुआ हो जाएगा तो उसको पकड़ोगे, उसको खाने दोगे, यही काम करोगे। इससे क्या होगा कि समस्या सॉल्व हो जाएगा। बातें इतनी क्लियर है। क्लियर इतनी ही आपको करनी है। जैसे गांव घर में क्या होता है, जैसे कई बार बकरी अगर बच्चा देती है तो हम लोग के पास अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि बकरी दोनों को दूध पिलाने लायक नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक को पीने देते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, फिर दूसरा को छोड़ते हैं, फिर पहले वाले को पकड़ लेते हैं। जस्ट लाइक दिस यहाँ भी वही केस को आपको समझना है कि अगर दो बकरी हैं, दो बकरी को एक कटोरी में अगर आप खाना दे रहे हो, अगर लड़ाई कर रहा है तो एक को पहले पकड़ेंगे, दूसरा को खाने देंगे, फिर दूसरा को पकड़ेंगे, इसको खाने देंगे। यही बात का कंसेप्ट को आपको यहाँ से बहुत डिटेलिंग में इस बात को समझ के चलना है। सेम लाइक दिस हम लोग यहाँ पर भी ये कंसेप्ट को समझेंगे और इससे हम लोग क्वेश्चन बनाने की जरूरत होगा, वो ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो कि आपके पास u = 8xy का अगर आपके पास फंक्शन है, तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अगर हम यहाँ से बात करते हैं पार्शियली
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप ये कह रहे हो तो हम ये ट्रीट करते हुए चलेंगे, ट्रीटेड y एज कांस्टेंट। y को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। यानी अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x के अलावे जितना भी टर्म आपके पास दिखेंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट के जैसा ही दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी बाकी सारे चीजों को पकड़ के रखेंगे, खाली x को ही खाली खाने देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम यही बात करते हैं कि अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अगर y कर रहे हैं तो बाकी सारे जो टर्म आपके पास दिखेंगे, यानी ट्रीटेड x एज कांस्टेंट, हम ये मानते हुए चलेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा तो बाकी सारे टर्म को हम क्या मान के चलेंगे कि वो सारे कांस्टेंट है, और अगर y के रिस्पेक्ट में है तो बाकी सारे जितने भी टर्म आ रहे हैं वो कांस्टेंट है। सीधा मतलब सर इतना ही है, इस पर ध्यान आपको देनी है। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है जी। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में चल रहे हो तो y यहाँ हमारा कांस्टेंट मान के चलेंगे, y के रिस्पेक्ट में चल रहे हो तो x हमारा यहाँ कांस्टेंट मान के चलेंगे। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होके आएगी। चलिए जी, एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं और इसी एग्जांपल्स के थ्रू आपके कंसेप्ट को भी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो u इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर लेते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब अगर जब हम इसको u के डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि x वाला जो टर्म होगा वो सिंपल डेरिवेटिव होगा और y वाला जो टर्म होगा वो हम एक कांस्टेंट ट्रीट करते हुए चलेंगे। शॉर्ट में अगर आपको बताना पड़े तो हम एक ही बात आपको कहेंगे कि जिसमें x का टर्म होगा वो भर डेरिवेटिव होगा और बाकी सारे जो चीजें हैं वो जीरो हो जाएंगे। ये दिमाग में इतना ही बात को समझ के चलिएगा। जैसे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, यहाँ देख लो x का टर्म अवेलेबल है, हाँ है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे 2x होता है, तो पहले लिख लो 2x। अब यहाँ आ जाओ, क्या यहाँ x का कोई टर्म है, तो आप बोलोगे x का कोई टर्म नहीं है, तो सीधा सीधी यहाँ पर हो जाएगा 0। इतनी बातें ही आपको पार्शियल डेरिवेटिव में सीखना है। शॉर्ट में आपको हम सिखा दे रहे पार्शियल डेरिवेटिव की बहुत आसानी से कैसे बना सकते हो। अगर हम इसी चीज को अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम बस देखेंगे कि y वाले को केवल खाने देंगे, बाकी को जीरो कर देंगे, यानी उसको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इस चलते बाकी को जीरो बना देंगे। तो केवल देखेंगे कि y वाला टर्म कहाँ कहाँ, देख लो यहाँ y का टर्म है क्या, तो नहीं है, तो इसका वैल्यू जीरो। क्या यहाँ y स्क्वायर है और वो y का टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव सीधा सीधे 2y, जिसमें से यहाँ से 2y बन के आएगा। ये ध्यान में रखिएगा ऐसे। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं आपके बीच, ज्यादा क्लियरेंस आपके पास सामने बन करके आएंगे। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई का क्यूब। तो इतना टर्म हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है। अब अगर इन दिस केस अगर हम आपसे पूछे कि बताओ जी डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव क्या होगा, तो बस हम देखेंगे कि एक्स का टर्म कहाँ कहाँ है वो डेरिवेटिव होगा और बाकी सारे टर्म तो जीरो होंगे। जैसे देख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की अगर डेरिवेटिव की बात करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाता है, 2x की डेरिवेटिव करोगे तो 2 हो जाएगा। वाई स्क्वायर में x का कोई टर्म अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधी जीरो। यहाँ पर फिर x का टर्म है तो -3, तो -3 x का डेरिवेटिव 1। यहाँ कोई भी x का टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका सीधा सीधी वैल्यू हो जाएगा 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस में 2 एंड माइनस में 3, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये हमारे पास रिजल्ट बन के आएगा। यही काम अगर आप y के रिस्पेक्ट में करते हो, मान लो कि आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो बस देखेंगे कि y का टर्म कहाँ कहाँ है वो हर डेरिवेटिव होगा, बाकी सारी चीजें जीरो हो जाएंगे। जैसे देख लो यहाँ y का टर्म है क्या, नहीं, यहाँ y का टर्म है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा जीरो। यहाँ y का टर्म है क्या, y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तो 2y, बस इतना ही लिखना है y के रिस्पेक्ट में। यहाँ y का कोई टर्म है क्या, नहीं, तो सीधा सीधी जीरो। यहाँ y का टर्म है क्या, हाँ बिल्कुल, माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है तो dy बाई डी एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई dy बाई डी एक्स वाला टर्म में ऐसा नहीं आता। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है, तो दिस में 2y माइनस में 3y स्क्वायर ऐसे बन करके आएगा आपके पास। इतने ही आसान है पार्शियली डेरिवेटिव करना, जिस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। पहले आपको सारे कंसेप्ट बिल्ड कर दे रहे हैं, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक है कि वो क्लियर होकर के आ जाएंगी।
जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, यहाँ पर ये टर्म लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे कि अगर हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो देखेंगे कि x वाला टर्म कहाँ कहाँ है, सिंपल वही पर डेरिवेटिव होगा, बाकी सारे जीरो। तो ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ देख लो x का टर्म है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पर है वाई स्क्वायर यानी x का कोई टर्म नहीं है तो जीरो। यहाँ देख लो x का टर्म है, तो x का टर्म जहां रहेगा और बाकी सारे टर्म है तो पहले बाहर निकाल दो और x का डेरिवेटिव सिंपली हो जाएगा, तो सीधा सीधी यहां से बनेगा 2x एंड प्लस में 2y। ऐसी ही आपको बनानी है बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें x का टर्म है x का डेरिवेटिव होगा, बाकी किसी का डेरिवेटिव नहीं होगा। उसी तरीके से मान लो y के रिस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो बस देखेंगे कि y वाला टर्म कहाँ कहाँ है, उसका डेरिवेटिव होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ y का टर्म है, नहीं है, सीधा सीधे जीरो। यहाँ है y का टर्म, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, सीधा सीधे 2y प्लस यहाँ कोई y का टर्म है, हाँ बिल्कुल, तो जो y का टर्म है जिसमें और भी चीजें इन्वॉल्व है वो बाहर निकल गया, y का डेरिवेटिव सीधा सीधी कर देंगे तो सीधा सीधी बनेगा 1। ऐसे ही करना है, यानी जिसमें y का टर्म है उसका डेरिवेटिव होगा और जो बाकी सारी चीजें हैं वो मल्टीपल के रूप में बाहर निकल जाता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहाँ से सीधा सीधे 2y प्लस में 2x, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो x प्लस y आएगा। तो इस तरीके से आपको बना सकते हैं। थोड़ी बहुत और भी क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे जिस पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर हम यहाँ से बात करते हैं थोड़ी सी 3 कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं, जेड क्यूब प्लस में 3xyz, इस बार 3 है, 3 आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले हम सिखा ले रहे हैं आपको डेरिवेटिव निकालना, उसके बाद फिर इसकी बेसिक्स कंसेप्ट पर बात करेंगे, क्योंकि मेन जरूरी है कि आपको पार्शियली डेरिवेटिव आना चाहिए, काहे कि प्रॉब्लम यहाँ पर बनाने के लिए देता है, तो वो पहले कमांड में हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर है आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z। अब अगर कोई बोलता है कि भैया पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अगर आप डेरिवेटिव, तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वहां बाकी सारे जो भी टर्म होंगे वो एक कांस्टेंट के जैसा काम करेगा। इसका मतलब अगर वहां पर कोई भी x का टर्म नहीं है तो वो जीरो होगा, और x का टर्म है तो वो बाकी सारे बाहर निकल जाएंगे, केवल x वाला टर्म का ही डेरिवेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर देख लो x क्यूब x का टर्म है, इसका मतलब 3x स्क्वायर, यहाँ कोई x का टर्म नहीं है, जीरो, यहाँ कोई x का टर्म नहीं है, जीरो, यहाँ कोई x का टर्म है क्या, हाँ बिल्कुल, तो बाकी सारे जो चीजें हैं वो पहले बाहर निकलेंगे, 3yz ऐसे बाहर निकलेगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ऐसे ही दिमाग लगाते हैं। तो इन दिस केस अगर देखोगे तो 3x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3yj, इस तरीके से हमारे पास बन करके आएंगे। उसी तरीके से अगर आप देखोगे, अगर आपके पास डेल यू अपॉन में डेल वाई अगर आप निकाल रहे हो, डेल यू अपॉन क्या निकाल रहे हो, डेल वाई, तो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि अगर y के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो जहां जहां y का टर्म होगा वो बार डेरिवेटिव होगा, बाकी तो नहीं होने वाला है। तो इन दिस केस यहाँ पर x क्यूब है, y का कोई टर्म नहीं था तो जीरो, y का क्यूब है यानी y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, यहाँ y का कोई टर्म नहीं है, सीधा सीधे जीरो। यहाँ पर देख लो y का टर्म इन्वॉल्व है, तो बाकी जो सारे टर्म दिख रहे हैं जो मल्टीपल में है वो पहले बाहर निकलेंगे, 3xz और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। दिस मीन्स यहाँ से देखोगे तो 3y स्क्वायर प्लस में 3xz, ये बात को आपको समझ के चलना है। कोई दिक्कत है? कहाँ चलते थे, रिकॉर्ड हुआ था? हाँ ओ ठीक है। इसी तरीके से अगर हम z के रिस्पेक्ट में अगर हम चलते हुए बात करते हैं कि अगर हम z के रिस्पेक्ट में अगर चले डेल यू अपॉन डेल z, तो देखो अगर जब भी हम z के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो बाकी सारे टर्म हमारे पास एज ए कांस्टेंट काम करेंगे। यहाँ पर z का कोई टर्म नहीं है तो जीरो, यहाँ पर z का कोई टर्म नहीं है तो जीरो, यहाँ कोई z का टर्म है z क्यूब, तो z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर z का टर्म है, हाँ बिल्कुल, तो जो भी बाकी सारे मल्टीपल में है वो पहले बाहर निकलेंगे और z का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। दिस मीन्स यहाँ से हम करेंगे तो 3z स्क्वायर प्लस में 3xy, ऐसा हमारे पास बन करके आएगा। तो ये कंसेप्ट रहा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स का। कुछ बहुत क्वेश्चन अभी हम लोग फटाफट और भी चर्चाएं करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप सीख सकते हैं, बहुत बारीकी तरीके से सीखा जा सकता है। उस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे।
जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस थोड़ी सी और बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को, जेड स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हैं जो हम क्वेश्चंस के रूप में ले रहे हैं। कुछ भी चाहे तो आप ले सकते थे, लास्ट में एक टर्म और ले लेते, चलो एक्स वाई और जेड वाला टर्म ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव की चर्चा करते हैं तो बहुत बारीकी तरीके से करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल की क्लास में हम जो कैसे काम करती है, कैसे फंडामेंटल जो बेसिक्स है इसके पीछे काम करने की, वो हम डिटेल आपको 1-2 क्लास के अंतर्गत बीच बीच में आपको डिटेल चर्चाएं कर देंगे कि कैसे काम करती है। लेकिन आज जो हम लोग का है वो बेसिक्स क्लास चल रही है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव आपको सिखा रहे हैं। पहले आप सीख लोगे तलवार चलाना, खचाखच खचाखच खचाखच, फिर तलवार चलाने की मूल मंत्र जो है वो आपको दे देंगे कि इतिहास में ऐसे 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 हुआ था, वो बात की चीज़ है। मेन तो है तलवार चलाने सीखना और एकदम गला काटना, बाकी वो कैसे कहा तलवार चलता है वो सब बाकी सारी चीज़ें हैं, वो बात की बात है। चलो जी फटाफट आ जाइए, चर्चा करते हैं यहाँ पर। चलो अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि एक्स वाला टर्म कहाँ कहाँ है, बस उसको ध्यान से देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, दिस मीन्स 2x, यहाँ एक्स का कोई टर्म नहीं है, दिस मीन्स 0, यहाँ एक्स का कोई टर्म नहीं है 0, क्या यहाँ कोई एक्स का टर्म है? हाँ बिल्कुल, यहाँ दिख रहा है। तो बाकी सारे टर्म है वो पहले बाहर निकलेंगे और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। यहाँ पर अब देखो कोई एक्स का टर्म है नहीं तो 0, यहाँ कोई एक्स का टर्म है, हाँ जी बिल्कुल है, तो पहले बाकी टर्म पहले बाहर निकला और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा सीधे 2x प्लस यहाँ देखेंगे कोई एक्स का टर्म है जी, हाँ है, ये दिख रहा है, तो बाकी सारे टर्म पहले बाहर निकलेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1। बस इतना ही कंसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव में आपको बनाने हैं। बाकी आपको पार्शियल डेरिवेटिव में कहीं रत्ती भर भी कोई फर्क पड़ने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। तो यहाँ से बना 2x, यहाँ पर देख लो ये बना वाई स्क्वायर, यहाँ से बनेंगे तो सीधा सीधे 2xz और यहाँ से सीधा सीधे बना हमारा y इंटू जेड। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग थोड़ी बहुत और भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई के कंसेप्ट पर, डेल यू अपॉन डेल वाई के कंसेप्ट पर, यानी y के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो y के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि y वाला जो टर्म है वो कहाँ कहाँ है, उसका डेरिवेटिव हम सबसे पहले यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो y के टर्म को अगर हम बारीकी से देखें तो यहाँ पर y का कोई टर्म नहीं है, दिस मीन्स 0, यहाँ y का टर्म है वाई स्क्वायर तो दिस मीन्स 2y, यहाँ पर y का कोई टर्म नहीं है तो दिस मीन्स 0, यहाँ कोई y का टर्म है क्या, हाँ बिल्कुल y स्क्वायर है, तो बाकी टर्म पहले बाहर निकलेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे 2y आएगा मल्टीपल में। यहाँ कोई y के टर्म है, हाँ बिल्कुल, तो बाकी सारे जो टर्म है वो पहले बाहर निकलेंगे, y के डेरिवेटिव हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर अगर देखो कोई y के टर्म है नहीं है तो सीधा सीधे 0, यहाँ कोई y के टर्म है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर x और z जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो पहले बाहर निकला और y का डेरिवेटिव सीधा सीधे 1। इतना ही आसान तरीके से आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना है। इन दिस केस अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से 2y, यहाँ से देखोगे तो सीधा सीधे 2xy, यहाँ से देखोगे तो सीधा सीधे जेड स्क्वायर और यहाँ से सीधा सीधे देखोगे तो x इंटू जेड हमारे पास बन करके आएंगे। ये बातें आपको क्लियर कट ये पता होनी चाहिए। लास्ट बच जाता है जेड के रिस्पेक्ट में, तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, समझ लेते हैं, बाकी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके बीच। आप लोग कल भी इस पर बहुत बारीकी से चर्चा कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेल यू अपॉन डेल जेड की, तो हम ध्यान रखेंगे कि जेड के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करके निकालना है। तो जेड के रिस्पेक्ट में अगर हमको ये काम करके चलना है तो बस इतना ही दिमाग लगाएंगे कि जेड वाला टर्म जहाँ जहाँ दिखेगा वो हमारा मेन मुद्दा होने वाली है। तो इन दिस केस यहाँ देख लो जेड का कोई टर्म नहीं है 0, यहाँ कोई जेड का टर्म नहीं है 0, यहाँ कोई जेड का टर्म है जेड स्क्वायर तो दिस मीन्स 2z, यहाँ कोई जेड का टर्म है नहीं है तो सीधा सीधे 0, यहाँ कोई जेड का टर्म है, हाँ बिल्कुल जेड स्क्वायर, तो बाकी सारे बाहर निकल जाएंगे और जेड स्क्वायर का सीधा सीधे 2z। यानी इतना बात समझ लो कि जहाँ जेड का टर्म नहीं है वो सीधा सीधे 0, लेकिन जिसमें है उसमें बाकी सारे टर्म बाहर निकला और केवल उसका बाद डेरिवेटिव होता है। फिर यहाँ पर देख लो जेड है तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर निकला, जेड का डेरिवेटिव 1। यहाँ देख लो यहाँ एक्स वाई जेड है तो बाकी एक्स वाई जो है पहले बाहर निकला,
z का डेरिवेटिव 1। इन दिस अगर पकड़ोगे तो यहाँ से बनेगा 2z, यहाँ बनेगा 2yz और यहाँ पर बनेगा x² प्लस में x इंटू वाई। तो इस तरीके से आपको बनानी है। अब हम आपके सामने रख देते हैं कुछ बहुत होमवर्क के क्वेश्चंस, थोड़ी बहुत ट्राई करिएगा। कल हम लोग इस पर और भी विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव के कंसेप्ट के ऊपर। क्लियर है इतनी बात है? चलिए जी, होमवर्क लिखिए फटाफट और कल कुछ बहुत क्वेश्चंस को आपको करके आने हैं। तो होमवर्क के रूप में आपके पास यही क्वेश्चंस रहेंगे, u = x² माइनस ऑफ y²। दूसरी क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पर लिखें x² प्लस में y² प्लस में x इंटू y² प्लस में y इंटू x², ये आपके पास क्वेश्चन होंगे। तीसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो x = x³ प्लस में y³ प्लस में 3xy² प्लस में 3x² एंड 3xy, ये या इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है जी। चौथा नंबर में अगर हम बात करें तो u क्या क्या हो सकता है, तो इन दिस केस हमारे पास x इंटू वाई इंटू जेड हो सकता है, फिर x² y² z² हो सकता है। बस इतनी दिमाग लगाना है कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो भर रहे तो ठीक है, बाकी तो फिर जीरो होते चला जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं, y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस x², इतना कर देते हैं। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में u अगर हम बात करें तो x³ माइनस y³ प्लस 3xy प्लस में 3x² माइनस 3xy², इतनी रहेंगी। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिएगा। जैसे ही आपकी इस पर कमांड बन जाती है, हम लोग कल की क्लास में इस पर और विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी क्लास आपको समझ में आया होगा। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर लिख दीजिएगा। फुल्ली डिटेल चर्चा करने के लिए हम लोग कल की भी क्लास रखेंगे। अभी लगातार डिफरेंशियल से हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आराम से 10-12 लेक्चर में आराम से सीखेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल का जो ये पूरा पोर्शन है जो आप ये देख रहे हो, यूनिट 1 की टॉपिक पूरा पार्शियल डेरिवेटिव पर ही कंसेप्ट पर आधारित है। तो जितना ज़्यादा कमांड हमारा पार्शियल डेरिवेटिव पर होगा, ये बुक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। इसके अलावा वेक्टर कैलकुलस के भी अंदर आपको पूरी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव के ही कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, वो चाहे फर्स्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर तक हो। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पर बहुत बारीकी से कमांड पकड़ लें। जैसे कि गिनती के बिना हम मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते, जस्ट लाइक दिस। इस पार्शियल डेरिवेटिव के बिना हम इस बुक को या वेक्टर कैलकुलस के बुक पर उतनी चर्चा नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर बहुत बारीकी से कमांड करें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग तरोताज़ा होकर के इसी मोमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।